नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर में। संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज बड़ी बैठक है। अवध प्रांत के प्रचारकों और कार्यकारिणी के साथ बैठक है। संघ के सांस्कृतिक विस्तार सेवा प्रकल्पों को लेकर भी बैठक की गई है। अवध प्रांत में संघ के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। तो बता दें कि 2025 में शताब्दी समारोह के दृष्टिगत संघ की योजना प्रदेश के सभी गांवों तक अपनी पहुंच बनाने की योजना। सामाजिक समरसता कार्यक्रमों से दलितों पर होगा फोकस। दलित बस्तियों में समरसता भोज के कार्यक्रम किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद गांव स्तर पर निकालेगा शौर्य यात्राएं। तो बता दें कि राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों से अपील की जाएगी। प्रदेश के सभी गांव तक पहुंचने की योजना भी बनाई जा रही है। सामाजिक समरसता कार्यक्रमों से दलितों पर इस बार का फोकस रहेगा। दलित बस्तियों में समरसता भोज के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज लखनऊ में बड़ी बैठक करने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद गांव स्तर पर निकालेगा शौर्य यात्राएं। तमाम तरह की आज रणनीति बनाई जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों से अपील की जाएगी। तो बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज बड़ी बैठक लखनऊ में है, जहां पर तमाम तरह की रणनीति बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि अवध प्रांत के प्रचारकों और कार्यकारिणियों के साथ बैठक है। संघ के सांस्कृतिक विस्तार सेवा प्रकल्पों को लेकर बैठक की जा रही है। अवध प्रांत में संघ के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं पर बता दें कि 2025 में शताब्दी समारोह के दृष्टिगत संघ की योजना है। प्रदेश के सभी गांवों तक अपनी पहुंच बनाने की योजना भी बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आज लखनऊ में बड़ी बैठक है। बताया जा रहा है कि 2024 की रणनीति तैयार की जाएगी। क्या कुछ वो रणनीति हो सकता है? नंदनी, आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संघ पूरी तरह से तैयार है और संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए हैं। राजधानी लखनऊ में आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज अगर बात की जाए तो संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ 2024 के चुनाव, साथ ही साथ संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम के माध्यम से 2025 तक जो संघ का एक लक्ष्य है कि हर एक गांव, हर मोहल्ले तक संघ के पदाधिकारी पहुंचे, उसको धार देते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए संघ के तमाम पदाधिकारी जन जन तक जाकर और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को बताते हुए नजर आएंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तमाम कार्य किए गए हैं, चाहे राष्ट्र हित के कार्य हों, उनको गिनाते हुए नजर आएंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में रामलला विराजमान का कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठान होगा। तो इसको लेकर एक राममय माहौल बनाने को लेकर बैठक के अंदर में पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए संघ के संचालक, संघ के प्रमुख मोहन भागवत तमाम जो संघ के पदाधिकारी हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में जो बस्ती है, चाहे गांव हो, वहां पर समरसता भोज का आयोजन को लेकर भी निर्देश जारी कर सकते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि दलितों पर फोकस करने के लिए दलितों के साथ भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उनके साथ भजन संध्या की जाएगी। और ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं जो कि आरएसएस प्रमुख और बीजेपी के द्वारा किया जाएगा दलितों को अपनी तरफ रुझाने के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो खास करके जो दलित बस्ती हैं उसमें समरसता भोज का आयोजन होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के तमाम पदाधिकारी दलित वर्ग के साथ खाना खाते हुए उनके बीच कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन को कर कर और उन्हें कहीं ना कहीं अपने तरफ करने का प्रयास होगा 24 के चुनाव को देखते हुए। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 28% दलित वोटर्स हैं। तो जहां एक तरफ पीडीएफ फार्मूला समाजवादी पार्टी रखकर उन्हें अपने पाले में करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए
तो दलितों की मसीहा कहे जाने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती की तरफ से भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो संघ उसके तोड़ के स्वरूप में अपने कार्यक्रमों को धार देते हुए नजर आएगा और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संघ के पदाधिकारी दलित बस्तियों में जाकर और उनके साथ धार्मिक आयोजन करेंगे और सबरसता खिचड़ी भोज जैसे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं अंजाम देते हुए नजर आएंगे। जी बताया जा रहा है कि विभांशु जो कि राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और जब रामलला की प्रांत प्रतिष्ठा होगी, लोगों से अपील किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे। तो क्या लगता है कि 2024 में भाजपा को और आरएसएस को राम मंदिर का मुद्दा कितना फायदा देने वाला है? निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो अयोध्या के अंदर में रामलला विराजमान का जब प्राण प्रतिष्ठान होगा तो लगभग 100 दिनों का एक आयोजन होगा जिसमें देश भर से तमाम साधु संत धर्माचार्य एकत्रित होंगे। उसमें संघ के तमाम पदाधिकारी कहीं ना कहीं देश भर से जहां लोगों को आने की अपील कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर और तमाम लोगों से संवाद स्थापित करके इस आयोजन में आने को लेकर आमंत्रण भी दे सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो संघ पूरी तरह से 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अगर बात की जाए तो संघ आमतौर पर जब बीजेपी के लिए अन्य राज्य हो या कोई भी चुनाव हो तो पूरी तरह से चुनाव में अपनी मौजूदगी दिखाता है, सक्रियता दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास करता है। तो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर उनके समर्थन में वोट मांगते हुए संघ के पदाधिकारी आएंगे। और अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में राममय माहौल पैदा करने का भी एक टारगेट रखा गया है कि प्रदेश के हर एक जन को राम मंदिर के कार्यक्रम में जोड़ा जाए। उनको कहीं ना कहीं राम मंदिर के आयोजन जो होगा 100 दिनों से अधिक का, उसमें तमाम लोगों को आमंत्रण और राम मंदिर से जुड़े तमाम कहानियों को सुनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो संघ संचालक का एक विशेष तरह का प्लान भी आज बैठक के अंदर में देखने को मिल सकता है कि खास करके आमतौर पर पार्क और तमाम जगहों पर संघ के का जो शाखा होती है वो लगते हुए नजर आती है। मगर आने वाले दिनों में दलित बस्ती ओबीसी वर्ग के क्षेत्रों में भी संघ अपने कहीं ना कहीं शाखाओं को लगाकर और अपने प्लान और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आज लखनऊ में बड़ी बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि अवध प्रांत के प्रचारकों और कार्यकारियों के साथ इनकी बैठक है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति भी बनाई जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 21 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली से उनकी निवास पर मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने दानिश अली को गले लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। साथ ही राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा कि वह मेरा मनोबल ऊंचा करने और अपना समर्थन देने के लिए यहां आए। मैं अकेला नहीं हूं और जो भी लोग लोकतंत्र के साथ खड़े हैं वे मेरे साथ खड़े हैं। उनके साथ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। आपको अकेला मत समझिए, इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है। बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक शाही जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके साथ उनके पास मिलने गए और उनका मनोबल बढ़ाया और अपने एक ट्विटर, जो पहले ट्विटर था अब उस पर एक्स साइट पर उन्होंने पोस्ट किया कि
नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है इससे जिस तरीके से उनका समर्थन देने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और एक तरफ से उन्होंने दानिश अली ने कहा कि वो हमारा मनोबल ही बढ़ाने आए थे। देखिए नंदिनी, अगर बात की जाए तो नए संसद भवन के शुरुआती दिनों में इस प्रकार की घटना काफ़ी अशोभनीय मानी जा रही है। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सत्ताधारी पक्ष के सांसद ने किया, वो किसी भी कम्युनिटी की बात करें जो माइनर कम्युनिटी है उसको अपमानित करने के लिए पर्याप्त था, या यूँ कहे पर्याप्त से कहीं ज़्यादा था। और जिस तरीके से भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, वो भाषा सड़कों पे चलते हुए भी इस्तेमाल करने से हर आदमी बचता है। और देश की संसद में खड़े होकर, हाउस में खड़े होकर जब एक सांसद दूसरे अपने फेलो सांसद के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की गरिमा का कितना ख्याल सदन में रखा जा रहा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद से, या फिर इस आपत्तिजनक शब्दों के बाद से देश की राजनीति में अलग माहौल सा बना हुआ है, जहां सभी राजनीतिक दल, खास तौर पे विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे आड़े हाथों ले रही हैं। अगर बात की जाए तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने साफ तौर पर ये बताया कि ये जिस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, वो पार्टी की नीति ही इस प्रकार की है कि अल्पसंख्यकों को और भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बात की जाए तो दानिश अली बसपा से सांसद है, अमरोहा से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये बात कही गई है, ये हमला उन पर नहीं, इस देश के लोकतंत्र पे है। जब हमारे द्वारा चुने प्रतिनिधि इस प्रकार की हरकत जो है सदन में करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को भी उनसे सीख लेने की जरूरत है कि किस प्रकार से उनके जनप्रतिनिधि जनता की बातों को न रखे, इन प्रकार की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जब नए पार्लियामेंट में जब शिलान्यास हुआ था, शुभारंभ हुआ था, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि इस सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सांसदों का कर्तव्य है। हमने पुराने सदन में ये गरिमा बनाए रखने का काम किया है, और उम्मीद है कि सभी इस सदन में भी वही काम करेंगे। आपका आचरण ही तय करता है कि आप इसके कितने लायक है, आप सत्ता पक्ष की तरफ हैं या विपक्ष की तरफ है। कहीं ना कहीं आपका सांसद होना भी आपके आचरण पर निर्भर करता है। जो लोकतंत्र की गरिमा है उसको बनाए रखिए। इसके करीब 26 घंटे बाद जो है भाजपा से दिल्ली भाजपा के जो सांसद रमेश बिधूड़ी हैं, उनका ये बयान सामने आया है, या फिर यूँ कहे कि आपत्तिजनक भाषा का उपयोग उन्होंने अपने फेलो सांसद के खिलाफ किया है। ये पहली बार नहीं है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। आगे और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए, बात की जाए अब लोकसभा के स्पीकर के ऊपर ये पूरा मामला डिपेंड करता है कि किस प्रकार से स्पीकर इस पूरे मामले को लेते हैं। क्या वो रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड करेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित किया था। तमाम ऐसे पिछली बार जब हाउस चली थी, तमाम ऐसे नेता थे विरोधी दल के जिनको निलंबित किया गया था विल में चिल्लाने और तमाम ऐसी बातों को करने के हिसाब से। और जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी के ये बातें सामने आई हैं, बयान सामने आया है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अपने फेलो सांसद के खिलाफ किया है, तब और बात की जाए तो स्पीकर के हाथों में पूरी चीज है कि किस प्रकार से इस मामले को देखते हैं। उन्होंने उसी समय जो है वो फटकार लगाई थी रमेश बिधूड़ी को। भारतीय जनता पार्टी ने कारा बताओ नोटिस जारी किया है। राजनाथ सिंह ने इसके बाद सबकी तरफ से माफी मांगी थी। काफी वरिष्ठ सांसद है, हाउस में काफी वरिष्ठ मेंबर है, देश के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश की राजनीति में एक अहम जिम्मा निभा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा माफी मांगी है, लेकिन अगर बात की जाए तो रमेश बिधूड़ी की तरफ से कोई सी प्रकार की भी माफी या इस प्रकार की चीजें अब तक सामने नहीं आई है। अब लोकसभा स्पीकर क्या डिसाइड करते हैं, उनका निलंबन करते हैं या फिर डांट फटका के छोड़ देते हैं, साफ तौर पर उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन देखिए, मायावती ने भी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल किया गया, इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तमाम तरह की, और तमाम जो नेता है आलोचना भी कर रहे हैं इसको लेकर। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि विरोधी दल जो है इस बात को लेकर सत्ता पक्ष की आलोचना कर रहा है।
सांसद की आलोचना कर रहा है, रमेश बिधूड़ी की आलोचना कर रहा है और कहीं ना कहीं जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो एनडीए में नहीं है वो इस बात को तूल दे रहे हैं और साफ तौर पर देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरा मामला हाईलाइट हो चुका है। बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा था कि इन प्रकार के शब्दों की अब मुस्लिम कम्युनिटी को आदत सी हो चुकी है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को कई सालों से इन शब्दों से अपमानित किया जा रहा है और आज भी वो परिदृश्य बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चीज़ें अभी भी बनी हुई है। इसीलिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो कहीं ना कहीं देश में ठीक महसूस नहीं कर रहा है। तमाम प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो राजनीतिक दलों से, विपक्षी दलों से, जो मुस्लिम देखिए जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी की बात उन्होंने कही है। क्या कुछ लगता है आने वाले दिनों में भाजपा पर इस पूरे मामले को लेकर कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए ये समय बताएगा कि कितना असर, कितना प्रभाव भाजपा पे इसका पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होता है या फायदा होता है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि उनके ही सांसद ने अपने एक फेलो सांसद जो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, सांसद हैं, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा सांसद, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सड़क छाप व्यक्ति भी इस्तेमाल करने से बचता रहता है। हाउस में इस तरह से बातें अशोभनीय होती है, कहीं ना कहीं माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और हर एक राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो इस मामले को और भी उठाना चाहेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसको पेश करना चाह रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात की है। जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सदन में तमाम नेता उस पूरे मामले को लेकर आलोचना भी कर रहे हैं। वहीं मायावती ने इस पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां अभी मायावती से चुनावी तालमेल करना चाहती हैं। इन पार्टियों के नेता अपने तरीके से बीएसपी नेताओं के संपर्क में भी हैं। इन्हें लगता है कि बीएसपी के आ जाने से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में गठबंधन को मजबूती मिलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पहले ही अपनी रणनीति का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ बीएसपी चीफ लगातार हमलावर रही हैं, लेकिन अब मायावती ने उन नेताओं को सबक सिखाने का मन बनाया है जिन्होंने उनके खिलाफ हाल ही में दिनों में अपना बयान दिया था। तो मायावती से चुनावी तालमेल करने की हर पार्टियां कोशिश कर रही हैं। जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन ने अपना एक अलायंस बनाया है INDIA, लगातार देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, तो INDIA की गठबंधन पार्टियां चाहती हैं कि मायावती भी इसमें शामिल हो जाएं और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए इंडिया गठबंधन चाहता है कि मायावती भी उस गठबंधन का हिस्सा बन जाए और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना उनके लिए आसान हो जाए। बिल्कुल, आपको बताया कि इंडिया अलायंस जब से बना है तब से लगातार कांग्रेस पार्टी की इच्छा रही है कि उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, क्योंकि अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में लगभग 28% दलित वोटर्स हैं और उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने साथ बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लेने की इच्छा जाहिर भी कर चुकी है और प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दी गई है कि वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाए। और वहीं अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने का हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है और किसी तरह का क्रॉस कनेक्शन ना हो, यानी कि आमने सामने की बात ना है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के ऊपर गाज भी गिरते हुए नजर आई, जिससे माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच जो दलित चेहरा है अध्यक्ष के तौर पर वो उसका क्लैश देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारियों को बदला गया और अजय राय को जिम्मेवारी दी गई। उसके ठीक बाद से अगर बात की जाए तो लगातार अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो
सुश्री मायावती की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक सिक्के का पहलू बताया गया है और एकला चलो नारे के तहत वो अकेले चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह की दावे भी कर चुकी गठबंधन में मायावती शामिल हो जाती हैं तो क्या कुछ फायदा पहुंचने वाला है इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 28% जो दलित वोटर्स हैं और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी का एक जनाधार रहा है, भले ही उसे एक सीट विधानसभा में उत्तर प्रदेश में मिला हो, मगर जिस 10 से 12% वोट बैंक के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव को खत्म की थी, उसको पर पूरी तरह से इंडिया अलायंस की निगाहें हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर में हाल फिलहाल में ऐसे तमाम दौरे भी लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि गुपचुप तरीके से प्रियंका गांधी बसपा सुप्रीमो से मुलाकात करने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लेने को लेकर कई बार ऐसे अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है। मगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ 5 राज्यों में हो रहे 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर, अकेले लड़ने को लेकर दावे भी कर चुकी है। अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेवारी दी गई है और भारी बनाकर उन्हें 4 राज्यों में भेजा गया है, तो निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और अपने आप को एक तरीके से देखा जाए तो सिद्ध करने का आखिरी मौका भी होगा। उससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो 6 महीने लगभग लोकसभा चुनाव में बचे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से अकेले अपने आप को चुनाव लड़ने की बात कह रही है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कितना सफल हो पाती है और आने वाले दिनों में तमाम तरीके से जिस तरीके से आपने बताया कि मायावती जो है अकेले लड़ने चुनाव की बात कर रही हैं, तो क्या लगता है कि वो एक नया मंथन अपना बना रही है या एक नई रणनीति बना रही है 2027 को लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें तो 14 जनवरी को सुश्री मायावती की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई थी पार्टी कार्यालय पर, जिसमें कहा गया था एकला चलो नारे के तहत हम अकेले चलते हुए आगामी सभी चुनाव लड़ेंगे। अब तक अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूरी तरह से उस पर कायम है और कांग्रेस की तरफ से साथ ही साथ विभिन्न दलों की तरफ से तमाम तरीके, अगर बात की जाए तो बैठकों में इंडिया अलायंस की मायावती को लाने को लेकर तमाम तरीके की बातें भी हो चुकी हैं। शरद पवार भी कह चुके हैं और बात करें तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा को बुलाने को लेकर तमाम तरीके से दावे वादे किए जा चुके हैं। मगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लाने के लिए अलग अलग पैतरा अपना रही है और आने वाले दिनों में देखने होगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा सुश्री मायावती क्या गठबंधन का हिस्सा बनती है या नहीं। मगर बात करें तो अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो उत्तर प्रदेश में सीट के बंटवारों को लेकर एक भारी कश्मकश देखने को मिल सकता है। लेकिन भांशु, अगर वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है तो इससे इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान हो सकता है? अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है, जो कि पीडीएफ फॉर्मूले के तहत घोसी का उपचुनाव लड़ा, साथ ही पीडीएफ फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। एमवाई फैक्टर को बदलकर और पीडीएफ फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी लगभग 6 महीनों से कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के अगर नहीं आती है तो इसका घाटा कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो दलित वोटर्स जो कि उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में है, वो 3 हिस्से में बढ़ जाएंगे और इसका फायदा लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि बीएसपी के आने से गठबंधन को मजबूती मिलेगी, ऐसा इंडिया गठबंधन की तरफ से माना जा रहा है और इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है कि मायावती को वो अपनी तरफ खींच ले और इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल कर ले। आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।